स्वागत है स्टूडेंट आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। मैं हूं विजय सर और इस मैथ के चैनल में नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग एक ही बात दिमाग में सेट कर ले, आप ना तो यहाँ पर मैथ पढ़ने आते हैं ना ही आप यहाँ पर मैथ बनाने आते हैं, बल्कि एक ही बात दिमाग में सेट रखें, आप लोग यहाँ पर एक वो लॉजिक सीखने जा रहे हैं जिस लॉजिक से आप सेकंडों में हिसाब को बना सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और मेरी बात माने, इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाए, पूरे सवाल को देखें। आप हर सवाल में एक नई लॉजिक देखेंगे और एक आसान आपको एक लॉजिक दिखेगी जिससे कि आपके सवाल बनाने के लिए आपके अंदर मैथ में एक नई ऊर्जा आएगी। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियो को देखें, पूरे सवाल को बनाने के हमारे जो लॉजिक है उस पर ध्यान दें। तो ज़रूर है कि यहाँ से आप लोगों को बेहद ही एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आइए आज देखते हैं इस चैनल में आरआरबी एनटीपीसी सीरीज के हिसाब में कुछ नया। तो बढ़ते हैं आज के इस सेक्टर में। हमारा यहाँ पर जो पहला सवाल है आज के इस सीरीज का, एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी आप लोगों को ये हिसाब प्रॉब्लम देने वाली है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार हम इस हिसाब को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो एक परीक्षा में 25 सवाल हैं और 25 सही, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। मान लो अगर 25 सवाल को हमने सभी सवाल सही किए तो हमें यहाँ पर टोटली 100 नंबर आ सकते हैं। अगर हमने सभी सवाल सही किए तो 100 अंक मिलेंगे। और अगर यहाँ पर हमने अगर एक सवाल गलत किए तो 2 अंक कटते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप एक गलत सवाल बनाते हैं तो आपके सीधे तौर पे जो 4 अंक है वो आपको जो मिलने थे वो तो मिले नहीं, आपके पहले से अर्जित किए अंक में से भी 2 अंक कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक सवाल गलत करने पर आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे, आपके 6 मार्क्स माइनस होंगे। तो यहाँ पर सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो सीमा ने कितने अंक गंवाए, सीमा ने यहाँ पर 30 अंक गंवाए। तो एक सवाल गंवाने पे कितने नंबर जा रहे हैं, 6 नंबर जा रहे हैं। तो 6 पंचे 30, इसका मतलब सीमा ने कितने सवाल गलत किए हैं। तो यहाँ पर 5 सवाल गलत किए। तो परीक्षा में 25 सवाल में 5 गलत किए तो 20 सवाल उसके क्या हो गए, सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी, 20 सवाल सीमा ने सही किए हैं, जिसके कारण उसे आपके टोटली 70 नंबर यहाँ पर प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखते रहिए, नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो उसका आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है। तो आपने यहाँ पर देखा ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि आपके ये लंब, आधार और कर्ण होते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो होती है वो आपके 1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर 30 दिए हुए हैं। इसका मतलब आपके आधार और ऊंचाई के जो मल्टीप्लाई है वो आपके 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि जो यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो हम यहाँ ट्राइप्लेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप 60 का फैक्टर करें तो 12 गुना 5 यहाँ पर एक फैक्टर आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 12, 5 और 13 से एक आपकी ट्राइप्लेट्स बनती है। और देखा जाए तो ऊंचाई जो है 7 है, वो आधार से यहाँ पर 7 मीटर अधिक होती है। ऊंचाई आपके आधार से 7 मीटर अधिक हो रही है। इसका मतलब इसका जो आधार है वो 5 आपके हो जाएंगे 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ट्राइप्लेट्स के आधार पर, यानी कि 5, 12 और 13। तो यहाँ पर आपके जो आधार हो जाएंगे वो 5 मीटर। तो उम्मीद है कि इस लॉजिक को भी आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अब आपके लिए फिर से एक डाटा यहाँ पर आ चुका है और इस डाटा में आप लोगों के जो सवाल हैं
निम्नलिखित तालिका 6 विषयों में 4 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। तो तालिका पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं छात्र और विषयों के नाम दिए, जिसमें कि टोटली यहाँ पर आपके 6 विषय हैं, जिसमें कि 4 छात्र के प्रतिशत अंक दर्शा रहे हैं। यहाँ पर ये आपके 100 में से प्राप्त अंक हैं। जैसे कि यहाँ समिता की अगर बात करें तो इसने गणित में 75%, विज्ञान में 80%, इतिहास में 65%, इस प्रकार से इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो इसी प्रकार से बाकी सभी स्टूडेंट्स के आपके यहाँ पर जो परसेंटेज मार्क्स है दे दिए गए हैं। अब आपको यहाँ से सवाल देखनी है। तो आप यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे ज़्यादा अंक जो है वो आपके किस छात्र ने प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले डाटा पर विचार करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके उच्चतम स्कोर आप तभी पता कर सकेंगे जबकि आपके सभी के अंकों का योग पता हो। तो आपको यहाँ पर टोटली नहीं जोड़ना है, आपको कैसे जोड़ना है इस चीज़ को समझिए, लॉजिक समझना है आपको। यहाँ पर आप यहाँ पर सबसे पहले इकाई को छोड़कर केवल दहाई का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 8 15, 7 8 15, 15 6 21, 6 आपके हो गए 27, 7 34, 6 यहाँ पर 40, यानी कि 400 प्लस इसके नंबर हैं। उसके बाद अगर इसमें देखी जाए तो 8 8 16, 7 23, 6 23, 6 आपके 29, 7 36, 7 43, यानी इसके 430 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए 8 8 16, 7 23, 6 29, 7 36 और 7, ये भी 43, यानी कि 430 से प्लस है। तो यहाँ पर चूंकि ये दोनों भी बराबर हो गए, अब लास्ट पहले देख लेते हैं। 7 8 15, 6 21, 7 28, 7 35, 7 आपके हो गए 35, 7 42, तो 42। तो यहाँ पर अब आपके 42 और यहाँ पर देखना 5 4 9 9 5 14 14 और यहाँ पर आपके हो गए 8 7 15, तो 14 15 29, तो 42 यानी 420 और 29 इसके हो गए 449 यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखी जाए तो शिल्पा के 2 और 8 10 10 9 19 19 1 20, यानी कि ये आपके 19 400, ये हो गए 450। इसकी देखी जाए तो 5 10 और 15, यहाँ पर इसके 15 और बढ़ेंगे तो 430 और 15 445। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो 450, यानी कि आपके जो सबसे अधिक मार्क्स है वो किसके आ रहे हैं, यहाँ पर शिल्पा के आ रहे हैं, 450 मार्क्स आ रहे हैं। तो आपके इस सवाल के कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए, तो शिल्पा ने प्राप्त किए, ऑप्शन नंबर सी, जिसने कि टोटल 450% प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आपके अगले सवाल में। तो यहाँ पर अगला सवाल है आपका, विज्ञान में प्राप्त कुल अंक गणित की तुलना में कितना अधिक है। तो विज्ञान में जो कुल अंक प्राप्त किया गया है और गणित की तुलना में कितने अधिक हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग देखें फिर से डाटा की ओर। तो यहाँ पर विज्ञान की टोटल अंक को अगर हम सबसे पहले जोड़ लें तो यहाँ पर हम लोग कैसे जोड़ेंगे, एक सब यहाँ पर 80 के आंकड़े में दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 8 4 32, 320 यहाँ पर पहले हो जाएंगे। और उसके बाद आपके जो आपके यहाँ विज्ञान के हैं, यहाँ पहले सभी हमने दहाई को जोड़ लिया 320, और उसके बाद जो इकाई है वो आपके हो गए 5 8 13 और 7 20। तो यहाँ पर आपके हो गए 20, यानी कि 300 हो गए 40। और अब यहाँ पर गणित की बात की जाए तो 8 7 15 15 15 30 30 और आपके यानी 300, और यहाँ पर हो गया 8 2 10 5 15 315। तो आपके यहाँ पर 340 और 315। तो विज्ञान में 340 और गणित में 315, यानी विज्ञान में आपके 25 अंक टोटल अधिक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 25, ऑप्शन सी, यानी कि विज्ञान में प्राप्त जो कुल अंक है गणित की तुलना में 25 अधिक होते हैं। तो फिर आपके जो अगले सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल आपके हैं, भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। तो भूगोल और इतिहास में जो छात्रों का आपका प्राप्त औसत अंक बताना है, तो भूगोल और इतिहास। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो भूगोल है, तो भूगोल में टोटल कितने अंक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक और मैं यहाँ पर लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर टोटली अगर देखी जाए तो सभी अंक 70 के आसपास है। अगर सभी अंक 70 होते तो यहाँ पर आपके टोटल हो जाते 280।
तो 280 में यहाँ पर आपके कितने कम है, तो यहाँ पर आपके देखे जाए तो यहाँ 2 5 2 5 7 7 1 8, यहाँ टोटल 8 कम है, यानी कि 8 और यहाँ पे 4 में 8 कम है, तो 4 दूनी 8 कम, यानी कि टोटल सभी में 2 कम करेंगे तो 70 माइनस 2 68, यानी भूगोल के जो आपके औसत अंक है वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर 68। तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो 68 वाला आपको केवल एक ही नज़र आ रहा है जो कि ऑप्शन सी है, तो इसलिए आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 68 और 68.75 यानी कि सेकेंड आपके खुद आ जाएगा। भूगोल का हमने 68 यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है कि इस तरह से डाटा को सॉल्व करने के लिए लॉजिक आप लोगों को समझ में आई होगी। इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो एक टैंक है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर और ऊंचाई भी 1/2 मीटर है, तो कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जब भी आपके आयतन होंगे तो उसकी धारिता 1000 लीटर हो जाती है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखनी है कि इसकी जो आयतन है वॉल्यूम कितनी है। तो आप जानते हैं कि आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है, सभी माप मीटर में दिए गए। तो यहाँ पर देखी जाए तो आपके 1/4 मीटर क्यूब है, यानी कि 1000 का चौथा हिस्सा यानी कि 250 लीटर। तो कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है, 250 लीटर भंडारित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो 67.4 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो आपका यहाँ पर औसत है, अंकों का माध्य 67.4 है, और एक अन्य कक्षा के जो 15 छात्र हैं उनके द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 72.3 है। तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य क्या होगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग लॉजिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो पहले 12 छात्र हैं उस 12 छात्रों के माध्य हैं 67.4, और जो 15 छात्र हैं वो आपके यहाँ पर दिए हैं 72.3। तो यानी कि दोनों कक्षा यानी कि टोटली 27 स्टूडेंट्स के आप लोगों को टोटली फाइनली आपको औसत निकालना है, यानी माध्य। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि जो भी माध्य हैं आपके ये 70 के अप्रॉक्स हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक 70 मान लीजिए कि इसके औसत 70 अगर है, तो ये 70 से आपके कितने कम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 2.6 आपके कम है। तो यहाँ पर आपको टोटली 12 स्टूडेंट के 2.6 कम हो गए। तो टोटली यहाँ पे कितने माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके टोटली 31.2 मार्क्स यहाँ पर कम हो रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें जो यहाँ पर 2.3 मार्क्स अधिक हो रहे हैं, टोटल 15 स्टूडेंट्स के 2.3 अधिक होंगे, तो यहाँ पर आपके टोटली कितने अधिक हो रहे हैं, 34.5 अधिक हो रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पर इन दोनों की डिफरेंस देखी जाए तो टोटल यहाँ पर कितना ज़्यादा अधिक या कम हो रहा है, तो 31.2 कम है लेकिन 34.5 अधिक है। तो इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर वो आपके हो जाएंगे 34.5 माइनस 31.2, यानी कि 3.3 आपके जो है यहाँ पर टोटली आपके अधिक हो रहे हैं। तो ये सभी कितने स्टूडेंट्स में जा रहे हैं, 27 स्टूडेंट्स में। अगर आप यहाँ से पॉइंट उड़ा दें तो आपके यहाँ पे 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप भाग देंगे तो 0.1 2, तो 0.12 आपके ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने औसत को 70 माना था तो ये 0.12 उसमें प्लस हो जाएंगे, यानी कि 70.12 है वो आपके हो जाएंगे सभी 27 छात्रों का कुल औसत। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस चीज़ को लॉजिक को आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझे तो चलिए एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले जो 12 और 15 स्टूडेंट्स की जो दी गई है उसके औसत को हमने यहाँ पर लिख लिया। जो आपके सभी 27 के इन दोनों के जो औसत हैं उसके ही आसपास उसकी औसत होगी। तो हमने वहाँ पर एक अनुमानित 70 मान लिया। फिर यहाँ पर 70 से हम देखेंगे कौन कितना ज़्यादा या कम है। जो फाइनली कम या ज़्यादा होंगे
तो वो 27 छात्रों में जोड़ दिया जाएगा प्रति छात्र के हिसाब से, और जब कम होंगे तो वो सभी आपके 70 में से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ 3.3 आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसे हमने टोटल 27 स्टूडेंट्स में बांटा, तो 0.12 ये आपकी यहाँ पर बढ़त हुई। तो आपके फाइनली जो हो गए वो आपके हो गए 70.12 ये संयुक्त माध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो 25% होती है वो उसकी वैल्यू 1/4 होती है, जो 20% होती है वो आपके हो जाते हैं 1/5, और जो आपके 10% होते हैं वो आपके हो जाते हैं 1/10। तो ये बट्टा है। यहाँ पर आपको क्या है कि सबसे पहले 25% जो वस्तु 4 की है उसको आप 4 के वस्तु को 3 के हिसाब से बेचनी पड़ेगी, जो आपके 5 के वस्तु है उसे आपको 1 कम 4 के हिसाब से बेचनी होगी, और जो वस्तु 10 के उसे 1 कम यानी कि 9 के हिसाब से बेचनी होगी। तो आप यहाँ पर देखो 10 × 5 = 50 चौके जो वस्तु फाइनली 200 रुपये की है वो वस्तु आपने इधर 9 चौके 36 दिया 108 रुपये में यहाँ पर आपने बेच दिया। तो अगर आप 100 पर गणना करें तो अगर वो वस्तु 100 रुपये की होगी तो उसे आपने यहाँ पर आधी यानी कि 54 रुपये का बेच दिया। तो यहाँ पर जो 54 रुपये आपने लिए तो इसका मतलब आपने कितने % डिस्काउंट दिए, 46% आपने उसे फाइनली डिस्काउंट दे दिया। तो अकेला जो बट्टा होगा वो 46% होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पानी के एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? तो स्टूडेंट्स यहाँ से अभी आप लोगों को अंत तक सभी सवालों को देखनी है, क्योंकि सभी सवालों में एक लॉजिक ही आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक। तो यहाँ पर बने रहिए इस वीडियो में। तो एक पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, तो यहाँ पर आप गौर से देख ले, एक बार सवाल को अच्छे से मैं दिखला दूँ आप लोगों को कि पानी का कंटेनर 3/5 भरा था और उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? तो आइए इस सवाल को यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करें। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो शुरू में जो भरे हुए थे वो कितने भरे हुए थे, 3/5 भरे हुए थे, और जब इसमें से आपने 38 लीटर निकाल दिया तो वो सिर्फ कितने हो गए, 1/8 हो गए। तो यहाँ जो आपके नीचे की जो आपके हर हैं आपको इसे पहले बराबर कर लेनी है। तो जब भी आप हर को बराबर करेंगे तो आपको इसमें जो है ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो इसके हर से इसमें और इसके हर से इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो यहाँ पर अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से करना होगा। तो आपके 24/40 अगर शुरू में थे तो अब आपके हो गए 5/40, यानी कि अगर पहले 24 लीटर भरी हुई थी तो अब उसमें से 5 लीटर हो गया, यानी कि आपने कितना लीटर यहाँ पर निकाल दिया, 19 लीटर निकाला। पर सवाल के हिसाब से कितना लीटर निकाला गया है, 38 लीटर निकाला गया है। तो कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर अगर है तो आपके जो कंटेनर की जो क्षमता है वो भी 40 नहीं होकर 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 40 गुना कितनी हो जाएगी, 80 लीटर। तो कंटेनर की जो क्षमता है वो 80 लीटर है। तो उम्मीद है कि इस लॉजिक को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आइए यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर ए और बी के काम करने का अनुपात 8:8 है। अगर आपके ए 8 काम करते हैं तो उतने ही समय में बी कितने काम कर पाएंगे, 5 काम कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर आपके कितने काम करेंगे, 8 × 5 = 13 काम करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि साथ मिलकर 40 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 13 काम प्रतिदिन करते हैं तो यहाँ पर टोटल काम कितने हो जाएंगे, 13 चौके 52, 520 काम। अब अगर इस 520 काम को ए को अकेले करने दिया जाए तो ए एक दिन में आपके कितने काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ए 8 काम कर सकते हैं तो 4 दूनी 8,
4 से 130 बार में, और 2 से यहाँ पर आपने कटा दिया 65 बार में। यानी कि अगर ये काम ए को अकेले दे दिया जाए तो उसे टोटली 65 डेज लग जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो नो फार्मूला, नो ट्रिक, ओनली लॉजिक। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले इंडिकेशन आप लोगों को दे दी गई है अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि जो ब्याज आपको देनी है वो हर आधे वर्ष में यानी कि 6 महीने पे देनी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो जो रेट 20% वार्षिक होगी तो आपकी रेट वहाँ पर आधी हो जाएगी, यानी कि 10% हो जाएंगे। लेकिन जो आपको ब्याज देने की जो टाइम है वो तो 2 वर्ष है, लेकिन आपको उस 2 वर्ष में जो 6 महीने हैं वो 6 महीने 4 हो जाएंगे, यानी आपको ब्याज 4 बार देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी है और रेट को 2 से डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर आपने देखा रेट 10% है, यानी कि अगर आप पहले ईयर में 10 रुपये रखोगे तो वो आपकी 11 हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे 4 बार आपको 10 की 11, 10 की 11, 10 की 11 आपको यहाँ पर देनी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप टोटली 10,000 रुपये आप लेते हो तो आपको टोटल जो आपको 11 पर पावर 4 होते हैं वो 14,641 हो जाते हैं। तो अगर 10,000 इस कंडीशन में 14,641 हो जाते हैं तो आपके पैसे यहाँ पर 10,000 नहीं होकर 80,000 हैं, यानी कि कितने गुना ज़्यादा हैं, 8 गुना ज़्यादा है। तो अगर 8 गुना ज़्यादा पैसा है तो आपके जो कुल रुपए होंगे वो भी 8 गुना ज़्यादा, यानी कि 8 एकम 8। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही एक 8 नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको पूरी गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसी लॉजिक भी लगानी पड़ेगी। आप संतुष्टि के लिए इसे देख सकते हैं। तो 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3 बचेगा, 8 छः 48, 3 51 का 1। तो उम्मीद है कि अब क्लियर ही हो गई होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन पे भी पैनी नज़र रखनी है। तो ये एक और सुपर लॉजिक बन जाती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर की एक्स से वाई की ओर जाती है और वाई से एक्स की ओर वापस आती है। तो स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत जो गति है वो आपके क्या है। तो आपने यहाँ पर एक बार सवाल को अच्छे से आप लोग सभी देख लो। यहाँ पर हमने सवाल को जूम कर दिया है। तो धारा के विरुद्ध में शहर एक्स से वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में वाई से एक्स की ओर वापस आती है। तो स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आपको टोटल यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले औसत गति की फार्मूला आप लोग जानते हो, जो होती है 2ab/a+b होती है। तो यहाँ पर आप लोग ए और बी, यहाँ पर ये दोनों जो चाल दी हुई इसको ए और बी मत मान लेना, नहीं तो सवाल आपकी हो जाएगी गलत। क्योंकि ये जो है आपकी स्थिर जल में नाव की चाल दी गई है और धारा की गति दी गई। तो जब नाव जाएगी एक्स से वाई तो धारा के विपरीत तो 40 - 10 हो जाएंगे, यानी कि 30। और जब उधर से धारा के साथ आएगी तो 40 + 10 यानी कि आपके हो जाएंगे 50। तो यानी कि यहाँ जो ए है वो आपके 30 हो गए, बी आपके 50 हो गए। अब आप औसत चाल निकाल सकते हो। तो 2ab/a+b यानी 50 30 80। तो आप यहाँ पर इसे कटा सकते हो, 0 0 कट गए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 पचे 75/2 यानी कि 37.5। ऑप्शन नंबर सी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा की औसत चाल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद जो जेड की आयु है वो कितनी होगी। तो जेड की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे अनुपात में ले आते हैं, जेड और जेड अनुपात ए। तो आपने देखा कि
जेड और जेड की जो आयु है वो ए की आयु से आधी है, तो अगर ए 2 है तो जेड 1, यानी कि 1:2 हो गई। 5 साल बाद ए और जेड की आयु के अनुपात 11:6 हो जाएगी, 11:6 ए और जेड की। क्षमा करें, यहाँ थोड़ा मैं इसको सीधे से लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत ना हो। ए अनुपात जेड कर लेते हैं, तो आपकी जो जेड की आयु है वो ए की आधी है, तो 2:1 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 5 साल बाद है ए और जेड की आयु 11 यहाँ पर 6 हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं 11 और 6 5 की डिफरेंस है, और यहाँ 1 की डिफरेंस है आपकी। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 1 से मल्टीप्लाई करने पर स्थिति वही रहेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 से 11 और 5 से 6, यानी 1 की जो वैल्यू है वो कितने साल में बढ़ रही है, आपके 5 साल में 1 की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर जो जेड की आयु निकालनी है, तो 5 की वैल्यू देखी जाए तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25, जो कि वर्तमान आयु है। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु 3 साल इसमें और प्लस हो जाएगी, तो 25 3 आपके हो जाएंगे 28 वर्ष, यानी कि जेड की आयु 3 वर्ष के बाद 28 वर्ष होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ए आपके ए बराबर 2b बराबर 3c, तो आपके ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए बराबर 2b बराबर 3c, आपके ए के साथ कुछ नहीं है तो हमने मान लिया कि 1 लगी हुई है। जब भी इस तरह से किसी ना किसी अनुपात के साथ कुछ अंक मल्टीप्लाई हो, जैसे कि कॉफिशिएंट 1 2 और 3 यहाँ पर हैं, तो हम लोग इसका एक एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। तो 3 2 और 1 के एलसीएम 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे कटा लेते हैं, 6 कम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी इसकी जो एक्चुअल रेशियो होगी वो आपके 6:2:3, यानी कि ये ए अनुपात बी अनुपात सी की जो रेशियो है 6:3:2 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 लीटर मिश्रण में आपके चीनी और क्या है, पानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ इस तरह से लिख लें, आपके मिश्रण चीनी पानी। तो मिश्रण अगर यहाँ पर 5 लीटर को हम लोग ml बना ले तो 5000 आपके मिश्रण हो गए। उसमें चीनी 6% है, 6%, तो 6% यानी कि आपके कितने हो गए, 300 ml हो गए। तो 300 ml आपके चीनी है, रेस्ट जो आपके इसमें से बच जाते हैं 4700 जो ml है वो आपके हो गए पानी। तो यहाँ पर जो आपसे सवाल है कि 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, यानी कि 1 लीटर मिश्रण आपके जो है वो पानी भाप बन जाता है। तो अब जो मिश्रण हो जाएगी वहाँ पर वो आपके टोटली हो जाएंगे, 1 लीटर उड़ जाएगा तो यहाँ पर आपके मिश्रण 4 लीटर बचेंगे। तो जब भी आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पानी उड़ते हैं और मिश्रण घटता है, पर चीनी की जो क्वांटिटी है अगर उसमें चीनी 300 है तो चीनी 300 ml ही रहेगी, वो आपके कभी नहीं उड़ेगी। तो जब आपके पहले भी 500 ml 5000 में आपके 300 चीनी थे और अब 4000 में भी चीनी 300 ही है, तो 4000 में 300 की प्रतिशत क्या हो गई, तो हम इसे प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो 7.5% आपके चीनी हो जाएंगे। इस समय जो शेष मिश्रण में आपके जो यहाँ पर चीनी का प्रतिशत हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे 7.5%, यानी 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ने के बाद। तो उम्मीद है कि सवाल को अच्छे समझा, बेहद ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सवाल था, और ये सवाल अक्सर बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल बिछाई जाती है। तो यहाँ पर
आपने देखा कि जो फर्श पर है वहाँ टाइल बिछानी है, तो एक टाइल्स का अधिकतम आकार आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल्स ही उपयोग की जानी है। तो जब भी ऐसे सवाल हो जहाँ आपको वर्गाकार टाइल्स उपयोग करनी है, तो आपके लंबाई चौड़ाई आपके यहाँ पर 72 और 90 हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, इसकी एचसीएफ निकाल लो। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो दोनों की डिफरेंस यहाँ पर 18 है, तो इसलिए इसके एचसीएफ भी 18 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपके 18 मीटर के जो है वर्गाकार टाइल्स जो होंगे वो आपके यहाँ पर 18 मीटर भुजा वाले आपके वर्गाकार टाइल्स यहाँ पर लगाने होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवाल को समझ गए होंगे। और अगर आपसे वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछी जाए तो आप फर्श का क्षेत्रफल 72 गुना 90 में आप टाइल का क्षेत्रफल 18 गुना 18 से डिवाइड कर दो, तो आपके यहाँ पर निकल जाएंगे आसानी से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और यहाँ पर 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे, यदि वह 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है, यानी कि आपके जो सवाल है यहाँ पर 80 किलो चावल को 80% चावल यहाँ पर उसने 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 80 किलो चावल पर मानकर चलो उसने 80 रुपये यहाँ पर कमाए, और 10% पर यानी कि उसने 8 रुपये कमाए। और जब वहाँ पर उसने बचे हुए चावल, यानी अब चावल कितने बच गए, 80 में आपके 100 में से 80 माइनस यानी 20 किलो चावल शेष बच गए, तो बाकी पर उसे 10% हानि हो गई। तो 20 का 10% कितनी हानि हो गई, यानी कि 2 रुपये हानि हो गई। तो 10% हानि पर बेचता है तो उसके लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 8 रुपये उसने पहले कमाए थे और इधर उसको लॉस 2 रुपये हो गई, तो कितने बचे, टोटली 6% ही उसे वहाँ पर लाभ होता है। यहाँ पर आपको चावल की मात्रा और उसके मूल्य से कोई मतलब नहीं है, आप इसे डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हो। कोई भी परसेंट हो उस पर भी आपका ये सभी तरह के परसेंटेज पर ये लॉजिक आपका काम करेगा। तो बढ़ते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दी गई है और एक संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं, 29 और 435, और एक संख्या 145 है, दूसरी संख्या बतानी है। तो आप लोग सभी ऐसे सवाल को अच्छी तरह से बनाए हैं। जो आपके ए गुना बी, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी आपको बी निकालनी है तो एचसीएफ गुना एलसीएम बाई ए कर देंगे, यानी कि 29 गुना 435 बट्टे पहली संख्या 145। तो आपके ये आपके 145 से 3 बार में कट गए, तो 29 आपके हो गए यहाँ पर 87। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज के यहाँ पर सेशन में ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन लॉजिक के साथ आप लोग को बतलाया। तो यहाँ पर सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए है और बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास दी जा रही है और सुपर लॉजिक दी जा रही है। तो बेहतरीन लॉजिक को सीखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में एक और नए सवाल नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।